हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा। आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में डॉक्टर जयस बायोलॉजी के अंदर। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट जो है वो हमारा आज का टॉपिक रहेगा। आप लोगों ने पढ़ा कि प्लांट्स की जो पूरी प्रोसेस है उनको हम 3 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन है, मेगास्पोर का फॉर्मेशन है, एग सेल या तो ओवम का फॉर्मेशन है, और इवन पोलिनेशन भी उसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने देखा कि किस तरीके से 2 मेल गैमेट से वो डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म होता है और एंडोस्पर्म, और उसके बाद जो जाइगोट है उससे एम्ब्रियो बनेगा, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होंगे और ओवरी से फ्रूट का प्रोडक्शन होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कवर की गई हैं। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो आप लोगों ने देखा था, ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, जो 2 न्यूक्लियस के साथ जैसे ही स्पर्म सेल फ्यूज हुआ था, मेल गैमेट फ्यूज हुआ था, उसी से एंडोस्पर्म बना था। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो जाइगोट से फॉर्म होता है। ओव्यूल बाद में सीड बन जाते हैं, देखिए यहाँ पर, और ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है। ये सारी इवेंट्स को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। आज का टॉपिक जो हमारा है वो है एंडोस्पर्म को लेकर। एंडोस्पर्म, तो हम पढ़ने वाले हैं एंडोस्पर्म के बारे में। एंडोस्पर्म क्या होता है, किस तरीके से फॉर्म होता है, ये हमें समझना है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। एंडोस्पर्म क्यों जरूरी है? एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। और एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होता है? एंडोस्पर्म वो ट्रिपल फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था उसमें से डिवीजन के जरिए फॉर्म होता है। इसकी ज़रूरत क्या है? तो एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए एंडोस्पर्म ज़रूरी है, क्योंकि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम एंडोस्पर्म ही करता है। तो एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है, ये उसका फंक्शन है। आप लोगों ने देखा था कि जब एक स्पर्म सेल था, एक मेल गैमेट था, 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट जैसे ही 2 न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है तो फॉर्म होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन होता है। कैसे हुआ था? तो यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई जो थे वो, और उसके साथ फ्यूज हो गया था एक सिंगल मेल गैमेट। 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट कहाँ फ्यूज हो जाता है? दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ। इस तरीके से बन गया था प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। वो सिंगल सेल का फॉर्मेशन होता है, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने दिखाया था, और उससे फॉर्म हुआ था एक सिंगल सेल जो ट्रिप्लोइड था। फिर वो बार बार डिवाइड होने लगता है, रिपीटेड डिवीजन करता है, और उससे ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू बन जाती है। अब देखिए बहुत से सेल का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये सारे सेल्स हमें जो दिख रहे हैं यहाँ पर एम्ब्रियो सेक के अंदर, ये सारे सेल्स एंडोस्पर्मिक सेल्स हैं, और वो फॉर्म हुए हैं एक सिंगल सेल से जो 2 न्यूक्लियस और मेल गैमेट के फ्यूजन से बना था। इसी के लिए हम वर्ड एंडोस्पर्मिक टिश्यू, ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू कहते हैं। ये जो चीज़ है वो एक्चुअल में रिजर्व्ड फूड मटेरियल है। इसमें फूड स्टोरेज है, इसमें काफ़ी सारा फूड कंटेंट है, और वो न्यूट्रिशन जो इसने अपने अंदर स्टोर किया है वो यूज़ किया जाएगा डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। तो देखिए यहाँ एम्ब्रियो भी तो दिखा रखा है हमें, ये एम्ब्रियो है। डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने का काम जो है वो ये एंडोस्पर्म करता है।
तो ये जनरल इंफॉर्मेशन है कि किस तरीके से एंडोस्पर्म फॉर्म हुआ, किस तरीके से एंडोस्पर्म नेसेसरी है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। वापस से एक और बार आपको समझाया है कि एंडोस्पर्म का लोकेशन कहाँ है, एंडोस्पर्म कहाँ आया हुआ है, वो किस जगह पर देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें एम्ब्रियो सैक की, तो PEN मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो यहाँ रहा, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट के फ्यूजन से बना था, वो सबसे पहले तो न्यूक्लियर डिवीजन करेगा और इससे बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे। और अगर प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस न्यूक्लियर डिवीजन से बहुत सारे न्यूक्लियस को फॉर्म कर रहा है, तो इस स्टेज को हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहेंगे। मतलब पहले तो जो ये न्यूक्लियस है जिसका नाम PEN है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट है, वो तीनों न्यूक्लियस अब आपस में फ्यूज हो चुके हैं, इसलिए हमने ट्रिप्लोइड वर्ड यूज किया था। वो न्यूक्लियस अब डिवीजन करेगा और उससे बहुत सारे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक कंडीशन क्रिएट होगी, और उसके बाद में वो न्यूक्लियस जो है वो सेल वॉल का फॉर्मेशन करेंगे, और उस तरीके से हर एक न्यूक्लियस सेल्यूलर बन जाएगा या तो फिर सेल के अंदर फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है वो कन्वर्ट होता है एंडोस्पर्मिक सेल्स के अंदर। न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे जो एम्ब्रियो सैक को कवर कर लेंगे, और फिर हर एक न्यूक्लियस के आसपास सेल वॉल बनने लग जाएगी और वो एंडोस्पर्मिक सेल्स में कन्वर्ट होने लगेंगे। इसके टाइप्स देखते हैं। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेल्यूलाइजेशन वेराइज ग्रेटली। हमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखने हैं जिसमें कुछ ऐसी भी कंडीशन है जिसमें न्यूक्लियस सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते, जो एंडोस्पर्म के सेल्स है वो नहीं फॉर्म हो पाते। जैसे कि कोकोनट का जो वाटर है वो और कुछ भी नहीं पर एंडोस्पर्म के फ्री न्यूक्लियस है। एक्चुअली में वो थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस किसी तरीके से सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाए, तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म नहीं बन पाया। शुरुआत में जो आप लोगों ने देखा कि किसका फॉर्मेशन होता है, PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जैसे ही 2 न्यूक्लियाई पोलर होती है उसके साथ एक मेल गैमेट फ्यूज होता है तो बन जाता है PEN, और वो PEN जो है वो माइटोटिकली डिवीजन करने लगेगा, ढेर सारे छोटे छोटे बहुत सारे न्यूक्लियस को फॉर्म करेगा, और बाद में उन न्यूक्लियस को अपने आसपास सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनाना होता है और सेल्स में कन्वर्ट होना होता है। पर कोकोनट वाटर के जो न्यूक्लियस है उसमें ऐसा नहीं हो पाता। इस रीज़न से वाटर के अंदर सेल्यूलर न्यूक्लियस नहीं फॉर्म हो पाते, सेल्यूलर जो न्यूक्लियस है वो सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते, तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक कंडीशन क्रिएट होती है। पर कोकोनट में सारे न्यूक्लियस सेल्स नहीं बन पाते, ऐसा नहीं है। कोकोनट जो वाटर है वही एग्जाम्पल है कि जिसके न्यूक्लियस सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाए, तो वो फ्री न्यूक्लियस है, इसलिए उसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी कहा। पर जो सराउंड में वाइट कर्नल होता है, ये वाला जो वाइट हिस्सा जो हम खाते हैं, ये जो है वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है, क्योंकि कोकोनट में जो भी न्यूक्लियस फॉर्म हुए थे उनमें से कुछ न्यूक्लियस ने सेल वॉल के जरिए खुद को सेल में कन्वर्ट कर लिया और वो बन गए सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और कुछ न्यूक्लियस ही रह गए, वो सेल वॉल नहीं बना पाए, तो वो बन गए फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो है एक्चुअल में कोकोनट वाटर। तो याद रखिए कोकोनट वाटर जो है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म के न्यूक्लियस जो सेल में कन्वर्ट नहीं हो पाए, और जो वाइट कर्नल है वो ऐसे न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं जो अब सेल्स बन चुके हैं, इसलिए वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। तो इसका मतलब कि हम एंडोस्पर्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म
और सेकेंड सेल्यूलर एंडोस्पर्म। और ये दोनों एंडोस्पर्म हमें कोकोनट में बहुत ही क्लियर कट देखने को मिल सकते हैं। कोकोनट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। चलिए इसके बाद देखते हैं कि जैसे ही जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है और मैच्योर हो जाता है, वैसे ही ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद एंडोस्पर्म का क्या होता है, तो हमें फ्यूचर देखना है सीड के अंदर एंडोस्पर्म का। तो दो तरीके के सीड है यहाँ पर। सबसे पहला टाइप हमारा है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जिसमें एंडोस्पर्म नहीं है, और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। देखिए एंडोस्पर्म तो हर एक सीड में होता है, पर यहाँ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब है कि सीड के मैच्योर होने के बाद, एम्ब्रियो के मैच्योर होने के बाद सीड में कोई भी एंडोस्पर्म बचेगा नहीं। मैंने आप लोगों को बताया था कि एम्ब्रियो जो है वो मैच्योरेशन करने के लिए न्यूट्रिशन के फॉर्म में किस चीज का यूज करता है, वो न्यूट्रिशन के लिए यूज करता है एंडोस्पर्म को। तो जो एंडोस्पर्म फॉर्म हुआ था, जो भी एंडोस्पर्मिक सेल्स फॉर्म हुए थे एम्ब्रियो से एक में, वो एम्ब्रियो खाने लगेगा मैच्योरेशन के लिए, और धीरे 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 एंडोस्पर्म खत्म होने लगेगा। जैसे ही जाइगोट एम्ब्रियो बनता जाएगा और एम्ब्रियो डेवलप होता जाएगा, वो सारा एंडोस्पर्म जो है वो खत्म कर देगा एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो जो है वो मैच्योर होने के लिए एंडोस्पर्म को यूज करता है एज ए न्यूट्रिशन, और जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाता है सारा एंडोस्पर्म यहाँ पर खत्म हो जाएगा, कंप्लीटली कंज्यूम कर लेगा एम्ब्रियो। तो अब सीड के मैच्योर होने के बाद एंडोस्पर्म का सिंगल सेल भी नहीं बचेगा, क्योंकि सारा एंडोस्पर्म एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए खा चुका है। इसलिए हमने सेल्स को, इन सीड्स को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कहा। मैच्योरेशन से पहले तो इनमें एंडोस्पर्म था, पर मैच्योर होते होते एम्ब्रियो बहुत सारा एंडोस्पर्म खा चुका, ऑलमोस्ट उसने सारा एंडोस्पर्म खत्म कर लिया, इसलिए इसका नाम नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड है। एग्जाम्पल में जो है वो पी, ग्राउंडनट्स और बीन्स। मोस्ट ऑफ द डाइकोट्स जो होते, डाइकोटिलेडन्स, उनमें एंडोस्पर्म परसिस्ट नहीं मिलता, उनके एम्ब्रियो एंडोस्पर्म का कंप्लीट यूज कर लेते। देखिए ये एम्ब्रियो है, तो ये जो एम्ब्रियो है उसने डेवलपमेंट किया है जाइगोट से। इतना बड़ा एम्ब्रियो जो है, जो हमारी आंखों से हम देख सकते हैं, वो फॉर्म हुआ था जाइगोट से। जाइगोट सेल्यूलर स्ट्रक्चर है और एक सिंगल सेल होता है और उसको देखा नहीं जा सकता विदाउट माइक्रोस्कोप। एक सिंगल सेल से इतना बड़ा एम्ब्रियो फॉर्म हुआ कैसे? बहुत सारे सेल्स के डिवीजन से। तो डेफिनेटली उन सेल्स को फॉर्म करने के लिए एंडोस्पर्म है, उसका कंजप्शन ज़रूरी है, और उसको कम्प्लीटली यहाँ पर इस एम्ब्रियो ने खुद के डेवलपमेंट के लिए कंज्यूम कर लिया। इसलिए सीड जब मैच्योर हो गया, जब एम्ब्रियो मैच्योर हो गया, तो कोई भी एंडोस्पर्म यहाँ बच नहीं पाया। इसलिए इन सीड्स का नाम हमने नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड ऐसा रखा है। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट एंडोस्पर्म में दूसरे टाइप के जो सीड्स हैं उनको एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड कहा जाता है, क्योंकि उनमें सीड के मैच्योरेशन के बाद भी एंडोस्पर्म रिटेन होता है, परसिस्ट होता है, देखने को मिलता है। मोस्टली मोनोकोटिलेडन सीड्स एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं। चाहे मोनोकोट हो चाहे डाइकोट हो, एंजियोस्पर्म के हर एक सीड जो है वो एंडोस्पर्म तो बनाते हैं, पर आपने आगे देखा कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में एम्ब्रियो अपने डेवलपमेंट के वक्त सारा एंडोस्पर्म खत्म कर देता है, खा जाता है। यहाँ क्या होगा? Before seed maturation, it may persist in the mature seed and be used up during seed germination. यहाँ एंडोस्पर्म जो है वो बच जाता है, परसिस्ट कर लेता है। एम्ब्रियो है वो अपने डेवलपमेंट के लिए एंडोस्पर्म का कंप्लीट यूज नहीं करेगा, थोड़ा एंडोस्पर्म सीड के मैच्योर होने के बाद भी बच जाएगा। फिर उस बचे हुए एंडोस्पर्म का क्या करना है? जब सीड जर्मिनेट हो रहा होगा तब भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए, नए नए रूट्स बनाने हैं, नए शूट बनाने हैं और नए लीव्स का फॉर्मेशन करना है। एम्ब्रियो जैसे ही सोइल में जाएगा और उसको वाटर मिलेगा तो वो रेस्पिरेशन शुरू करेगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा,
सेल डिवीजन फास्ट होगा, रूट्स का फॉर्मेशन होगा, नए लीव्स का फॉर्मेशन होगा और शूट का फॉर्मेशन होगा। जब तक लीव्स जमीन के बाहर नहीं आते तब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो उस पीरियड तक जितने भी सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, नए लीव्स का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर रूट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वो सब कुछ जो है वो डिमांड करेगा न्यूट्रिशन की, और वो डिमांड यहाँ पार्शियली जो है वो फुलफिल करेगा बचा हुआ एंडोस्पर्म। तो यहाँ आप देखिए एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए भी एंडोस्पर्म यूज हुआ, और जब एम्ब्रियो ने जर्मिनेशन किया तब भी बचा हुआ एंडोस्पर्म यूज होता है, क्योंकि सीड के मैच्योर होने के बाद भी एंडोस्पर्म सीड के अंदर देखने को मिलता है। इस वजह से हमने इन सीड्स को एंडोस्पर्मी के एल्ब्यूमिनस सीड ऐसा नाम दिया। मोस्टली मैंने बताया कि ग्रास फैमिली से बिलोंग करने वाले या तो मोस्टली जो मोनोकोटिलेडन्स होते हैं उनके अंदर एंडोस्पर्म परसिस्ट देखने को मिलता है, जैसे कैस्टर, जैसे कोकोनट, व्हीट, मेज, बार्ले और सनफ्लावर। ये कैस्टर हैं और यहाँ पर आप लोगों को बार्ले दिखाए हुए हैं। एंडोस्पर्म किस तरीके से और कहाँ बच जाता है सीड में, एंडोस्पर्मिक सीड में, वो आप जब मोनोकोटिलेडन का स्ट्रक्चर देखेंगे, मोनोकोट और डाइकोट के एम्ब्रियो को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है वो यही है, एम्ब्रियो ऑफ डाइकोट और एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोट। उसके अंदर आप देखेंगे कि मोनोकोट के सीड में एम्ब्रियो बच जाता है, इसीलिए हम मोनोकोट के सीड्स को एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। उसके मैच्योर सीड में भी एंडोस्पर्म देखने को मिलता है, जबकि डाइकोट में नहीं देखने को मिलता, क्योंकि डाइकोट का एम्ब्रियो सारा एंडोस्पर्म मैच्योरेशन करने के लिए खा चुका है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि एंडोस्पर्म के क्या टाइप्स है। आप लोगों ने देखा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है। दूसरा आप लोगों ने देखा एंडोस्पर्म फॉर्म कैसे होता है, ये भी देखा कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कौन से हैं और एंडोस्पर्मिक सीड्स कौन से हैं। और इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग डाइकोट के एम्ब्रियो स्ट्रक्चर से और मोनोकोट के एम्ब्रियो स्ट्रक्चर से रूबरू होने के लिए।